हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ सेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में, इस वीडियो में आज थोरली इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। यस, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले आप एक बार ये इमेज देख लीजिए। इसमें ये जो बैग है इसी को हम टीपीएन बैग बोलते हैं, जिसको हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। और इस बैग में डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। और जब भी हमें पेशेंट को इन्फ्यूज करना होता है ये सोल्यूशन, तो हम इन चैम्बर्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, एक प्रेशर रोलिंग प्रेशर अप्लाई करके ओपन करते हैं। और जैसे ही ये सारा लिक्विड आपस में मिक्स हो जाता है तो ये वाइट इन कलर हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट बैग है, लेकिन जब हमने ये पूरे बैग को ओपन कर दिया है और जो भी यहाँ पे बाउंड्रीज थे उसको ओपन कर दिया है, तो ये आपको मिल्की वाइट सब्सटेंस सोल्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टीपीएन बोलते हैं। ओके, सो टीपीएन हम किस तरीके से दे सकते हैं या फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सो टीपीएन हम कैसे दे सकते हैं, या तो हम सेंट्रल लाइन से दें या फिर हम पिक लाइन से दें। पिक लाइन स्टैंड फॉर पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर और सीवीपी इज सेंट्रल लाइन कैथेटर। ओके, सो दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं उनको टारगेट करते हैं। वहां पे हम जो भी कैथेटर, या तो पिक लाइन का हम कैथेटर यूज कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल लाइन कैथेटर यूज कर रहे हैं। दोनों में ही हम क्या करते हैं, जो मेजर हमारी ब्लड वेसल होती है उसको हम टारगेट करते हैं वहां से इंसर्ट करके, और हम अपना जो टीपीएन सोल्यूशन है वहां से कनेक्ट करते हैं। और द रीजन बिहाइंड दिस की जो टीपीएन होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है, सोल्यूशन होता है, जो कि क्या कॉज कर सकता है, जब भी हम आईवी अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा होता है, तो ये फेब्लाइटिस वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारा टीपीएन होता है उसको हमें 24 आवर तक इन्फ्यूज करना होता है। बहुत रैपिड हम नहीं दे सकते हैं इस इन्फ्यूजन को, इसलिए प्रिफरेबल जो साइड होती है वो हमारी सीवीपी या पिक लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये जो इमेज है वो सेंट्रल लाइन की है, जो हमने नेक में जो हमारी है, हमने क्या किया है, हमने एक लाइन को इंसर्ट किया है विच इज सेंट्रल लाइन। ये हमारी सेंट्रल लाइन है, इसमें 3 पोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारी पिक लाइन है जो पेरिफेरली हम इंसर्ट करते हैं, बट हम टारगेट क्या करते हैं, हम मेजर ब्लड वेसल को ही टारगेट करते हैं, ताकि हम जो अपना जो टीपीएन सोल्यूशन है वो इजिली एडमिनिस्टर करें। Now we will see what is parental nutrition. So in parental nutrition, when patient is unable to take enteral feeding, or you can say unable to take oral feed or RT feed, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो वेन होती है उससे हम क्या करते हैं, वी हैव टू गिव द न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड एज अ पेरेंटल न्यूट्रिशन। ओके, सो जब जिस कंडीशन में पेशेंट को ओरली अलाउड नहीं होता है, या फिर पेशेंट को किसी भी कॉज की वजह से हम आरटी फीड भी नहीं दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए एडवाइस करते हैं, राइट। तो इस पेरेंटल न्यूट्रिशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन विच इज टीपीएन, एंड सेकंड वन इज पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन विच इज पीपीएन। ओके, सो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बेसिकली हम किससे एडमिनिस्टर करते हैं, जो प्रेफर जो हमारी साइट्स होती हैं वो या तो पिक लाइन होती है या फिर हमारी सेंट्रल लाइन होती है। ठीक है, ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है, जो टोटल सप्लीमेंट होता है इसमें वो हम प्रोवाइड करते हैं, जबकि पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम इसको पेरिफेरल जो लाइन होती है उससे हम दे सकते हैं। और इसमें जो पार्शियल कुछ स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जब उसकी नीड होती है तो वो हम इनसे दे सकते हैं, राइट। टीपीएन जो होता है उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो टीपीएन में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज। हमारा इमल्सिफाइड फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके से टोटल सप्लीमेंट होता है। टोटली जो हमारा सप्लीमेंट होता है, जब पेशेंट ओरली नहीं ले पाता है तो हम वाया जो हमारी वेन होती है, जो सेंट्रल वेन होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, राइट। नो, क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, या किस कंडीशन में जो टीपीएन होता है या पीपीएन होता है हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें नॉन फंक्शनल जीआई ट्रैक है, या फिर जो उस पेशेंट की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें फंक्शन नहीं हो रहा है, या फिर कोई बाउल प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें बाउल में या हो सकता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, या पैनक्रेटाइटिस हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम एनपीओ रखते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, इसलिए हम पेशेंट को रिप्लेस करते हैं ओरल फीडिंग के बजाय, किस पे, हम पेरेंटल न्यूट्रिशन पे शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट की जो नीड है बॉडी की वो भी फिलफिल होती रहे, और हमारा जो
थेरापेटिक कंडीशन है वो भी स्टेबल रहे पेशेंट के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में हमें क्या रखना होता है, पेशेंट को एनपीओ रखना होता है। हम कोई भी एंटरल रूट से हम फीड नहीं करा सकते हैं पेशेंट को, इसलिए हम पेरेंटल रूट को यहाँ पे प्रेफर करते हैं, राइट। या फिर पेशेंट बहुत लंबे समय तक उसको एनपीओ रखना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। क्रिटिकली इल पेशेंट हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, या बेबीज में इमेच्योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अगर सिस्टम हो रहा है, या कंजेनाइटल कोई मालफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, टीपीएन पेशेंट को दे सकते हैं। या फिर पेशेंट जिसमें एक्सट्रीम मालफॉर्मेशन है, जो ओरली सप्लीमेंट से क्योर नहीं हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी हम टीपिन को यूज करते हैं। या हाइपरबॉलिक स्टेट हो अगर पेशेंट में है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम टीपीएन दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम टीपीएन जो है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। सो टीपीएन को एडमिनिस्टर करने के लिए हमने ऑलरेडी दो चीजें पढ़ी है, कि या तो हम वी विल गो फॉर सेंट्रल लाइन और वी विल गो फॉर पेरिफेरल लाइन। तो जब भी हमें सेंट्रल लाइन का यूज करना होता है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि किस कंडीशन में हम सेंट्रल लाइन का यूज करेंगे एंड किस कंडीशन में हम पेरिफेरल लाइन का यूज करेंगे, राइट। तो सेंट्रल लाइन को जब भी यूज करना है, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज, जो टीपीएन सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 10% से ज्यादा है और उसको हमें यूज करना है 2 वीक से ज्यादा के लिए, तो हम सेंट्रल वेन का यूज करेंगे, ठीक है। अब 2 वीक से ज्यादा कैसे हमें पता चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कैसी प्रोग्नोसिस है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें सेंट्रल वेन सेलेक्ट करनी है या फिर हमें पेरिफेरल वेन सेलेक्ट करनी है, राइट। सेंट्रल वेन सेलेक्ट करने के लिए हमें हम दो जो हमारी वेन्स होती है उसको हम प्रेफर करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम सब राइट सब क्लेविकल जो हमारी वेन होती है उसको प्रेफर करते हैं, वो जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। लेकिन उसमें हाईली चांसेस होते हैं न्यूमोथोरेक्स डेवलप होने के। न्यूमोथोरेक्स क्यों डेवलप होने के लिए, सेंट्रल वेन में टीपीएन देने से न्यूमोथोरेक्स नहीं होता है। सेंट्रल वेन में जब हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं, कैथेटर को लगाते हैं, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंटल इंजरी होने के चांसेस होते हैं लंग्स में, जहाँ पे जो प्लूरल कैविटी होती है वहां पे एबनॉर्मल एयर का एक्यूमुलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से न्यूमोथोराक्स डेवलप हो सकता है। यानी जब भी सेंट्रल लाइन को हम डालेंगे, तो केयरफुली डालना है। अगर इन केस अगर जो सेंट्रल लाइन है वो अगर रप्चर कर देगी, जो हमारी जो लेयर लंग्स की लेयर विसरल जो लेयर होती है और पैराइटल लेयर होती है, अगर वहां पे रप्चर होगी, प्लूरल कैविटी में वहां पे अगर होल हो गया, तो वहां पे एबनॉर्मल एयर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नीमोथोरैक्स बोलते हैं, राइट। दूसरा क्या है कि हम इंटरनल जुगुलर वेन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमें यूज करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मीन्स ट्रॉमेटिक अगर इंजरी हुई है, कुछ ज्यादा लंबे समय के लिए हमें यूज नहीं करना है, या अप टू 4 वीक के लिए हमें टीपीएन सोल्यूशन की नीड है, तो उस कंडीशन में हम इंटरनल जुगुलर पे भी स्विच कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट प्रोग्नोसिस कि हम कितना लंबा टीपीएन देना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस वेन से दे सकते हैं, राइट। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंट्रल वेन की, तो सेंट्रल वेन में सेंट्रल हम कैथेटर डाल सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, पिक लाइन भी दे सकते हैं, जो पेरिफेरल इंसर्टेड कैथेटर है। वो भी हमने क्या बताया कि सेंट्रल लाइन और पेरिफेरल जो लाइन जो इंसर्टेड कैथेटर होता है, दोनों ही टारगेट करता है किसको, जो हमारी मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसको सेंट्रल लाइन को ही टारगेट करता है। बट डिफरेंस क्या होता है, सेंट्रल लाइन डायरेक्टली हम सेंट्रल लाइन में डालते हैं, जो सेंट्रल वेन होती है उसमें डालते हैं, जबकि जो पिक लाइन होती है हम पेरिफेरली इंसर्ट करके हम सेंट्रल लाइन तक जो सेंट्रल वेन होती है वहां तक टारगेट करते हैं, राइट। देन लेस कॉमनली यूज होने वाली जो हमारी ब्लड वेसल है वो है फीमोरल लाइन, क्योंकि यहाँ पे हाईली इन्फेक्शन होने के चांसेस है और थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस होते हैं पेशेंट में, ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। इन केस जब हम इंटरनल जुगुलर नहीं यूज कर सकते हैं, या राइट हम क्लेविकल वेन नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम पेरिफेरल लाइन भी, जो जिसमें पेरिफेरल पोर्ट है वहां यूज कर सकते हैं। बहुत ही लेस या रेयर केस में हम फीमोरल लाइन को यूज करते हैं, राइट। अच्छा, जब भी हम परमानेंटली हमको टीपीएन देना होता है, तो हम हमेशा परमानेंट कैथेटर को यूज करते हैं, या तो हम पिक लाइन का यूज करेंगे या फिर सेंटर लाइन का यूज करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पेरिफेरल लाइन। मैंने आपको बताया कि एक तो हम सेंट्रल लाइन से देंगे, दूसरा हम पेरिफेरल लाइन से देंगे। तो पेरिफेरल लाइन को यूज करने के लिए हमारे पास पेरिफेरल पोर्ट्स होते हैं, इस तरीके से पोर्ट्स होते हैं, जिसको ब्रेकियल और सिफेलिक वेन पोर्ट बोला जाता है। ये बेसिकली इंसिजन लगा के स्किन के बेनीथ हम क्या करते हैं, उसको सुचर करके वहां पे इंसर्ट करके रख देते हैं, और यहाँ से हम अपना टीपीएन जो सोल्यूशन होता है, नेक्स्ट ये जो एंड होता है, यहाँ से हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन ये इसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर लेस कॉन्सेंट्रेटेड अगर सोल्यूशन है और 2 वीक से कम के लिए हमें चाहिए होता है इस टीपीएन को, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल वेन को यूज कर सकते हैं, जिसमें ब्रेकियल एंड सेफेलिक वेन पोर्ट हम यूज करते हैं और इस वेन को हम प्रेफर करते हैं, राइट।
अच्छा, इसमें देने पे हमें कुछ चीज़ों का स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करनी होती है। जो बट इंसर्शन साइट होता है, वहाँ पे स्वेलिंग, फेब्लाइटिस जैसी कंडीशन अगर दिख रही है, रेडनेस अगर दिख रही है, तो उसके लिए स्ट्रिक्टली हमें मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है, क्योंकि कॉन्सन्ट्रेशन जो होता है, वो हाइली कॉन्सन्ट्रेटेड होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? यस, कंपोनेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं? तो कंपोनेंट में फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज जो कि 60% ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराता है। देन प्रोटीन व्हिच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर जो कि 15 टू 20% एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन लिपिड जो फैट इमल्सिफाइड फैट मैंने आपको बताया था, जो कि 30% जो है एनर्जी को प्रोवाइड करता है। देन मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ये सारी चीज़ें भी टिफिन बैग में प्रेजेंट होते हैं, राइट? यस, अगर हम डायरेक्टली फैट अगर एमल्सिफाइड फैट जो है उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि 30% एनर्जी को प्रोवाइड करता है और ये किससे बना होता है या कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल से और जो एग योक होता है उससे हम क्या करते हैं इसको प्रिपेयर करते हैं। ऐसे पेशेंट जिसको एग से एलर्जी हो उस पेशेंट में हम जो फैट है उसको प्रोवाइड या जो लिपिड है उसको नहीं देंगे पेशेंट में। जभी भी हम इसका इन्फ्यूज़न स्टार्ट करते हैं पेशेंट का तो उस कंडीशन में हमें कोई भी उसमें अदर मेडिसिन नहीं पुट करनी है, ठीक है? देन सेकंड वन हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो भी इसमें आईवी ट्यूबिंग हमें कनेक्ट करनी है उसमें फ़िल्टर प्रेज़ेंट होना चाहिए जिसका 1.2 माइक्रोन जो मीटर होता है उसका फ़िल्टर यहाँ पे प्रेज़ेंट होना चाहिए ताकि जो लार्ज मॉलिक्यूल है, फैट मॉलिक्यूल है वो वहाँ इनिशियली जब हमें स्टार्ट करना है तो 1 ml पर मिनट के हिसाब से हमें जो फ्लो रेट है उसे सेट करना है और ऑब्जर्व करना है वाइटल एटलीस्ट 10 मिनट के लिए। और जो फर्स्ट 30 मिनट है उसमें भी हमें जो साइड इफेक्ट्स है उसको चेक करते रहना है। अगर साइड इफेक्ट नहीं आता है तो हम फ्लो को बढ़ा सकते हैं। इन केस साइड इफेक्ट आ रहा है, तो हमें क्या करना है इमीडिएटली इन्फ्यूज़न को स्टॉप करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इन्फ्यूज़न को स्टॉप करना होगा, देन आफ्टरवर्ड वी विल इन्फॉर्म द डॉक्टर, ओके? अगर किसी पेशेंट को जैसे मैंने बताया कि सॉरी एलर्जी है एग से, तो हम उस पेशेंट में इसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है? अगर किसी पेशेंट को वाइटली एब्नॉर्मल हो रहा है लगाने के बाद इसको कनेक्ट करने के बाद और कुछ सिम्पटम्स हमें देखने को यानी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है लाइक चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, साइनोसिस हो रहा है, फीवर हो रहा है, फ्लशिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोज़िया, वोमिटिंग ये सारी चीज़ें हो रहा है, तो ये उसके कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं जो देखने को पेशेंट को मिलेगा। इस कंडीशन में हमें फ्लूइड को जो हमारा फैट जो इन्फ्यूज़न चल रहा है उसको स्टॉप करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है? नाउ वी विल सी कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर पेशेंट कोई भी पेरेंटल थेरेपी पे है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है एयर एम्बोलिज्म। अब एयर एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है? एयर एम्बोलिज्म बेसिकली क्या हो रहा है पेशेंट के बॉडी में एयर जो है एब्नॉर्मल अमाउंट पे एयर ब्लड वेसल में पहुंच चुकी है। कैसे पहुंच सकती है? या तो जो हमारी ट्यूबिंग है कैथेटर ट्यूबिंग है वो ओपन रह गई है या एक्सीडेंटल डिस्कनेक्ट हो गया है या पुल आउट हो गया है पेशेंट से। तो उस कंडीशन में एयर जो होगा इजिली एक्सेसिबल होगा पेशेंट बॉडी में तो उसकी वजह से एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, राइट? तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इट अकर ड्यू टू द एंट्री ऑफ एयर इनटू द कैथेटर इफ द कैथेटर इज ओपन इफ द आईवी ट्यूब इज डिस्कनेक्टेड ठीक है आईवी ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गया है एक्सीडेंटल पुल हो गया है या ओपन हो गया है या फिर कैथेटर का जो कैप है वो टाइटली नहीं पैक हुआ है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है या फिर जो क्लैंप होता है समटाइम्स क्या होता है कि कैप का जो कैथेटर्स होते हैं उसमें क्लैंप भी प्रेजेंट होता है कैप भी प्रेजेंट होता है लेकिन हम क्लैंप करना भूल जाते हैं जब भी हम इंजेक्शन को दूसरा इंजेक्शन चेंज करते हैं या फिर चेंज करते वक्त जो ट्यूबिंग है उसको चेंज करते वक्त हम क्लैंप करना भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है एयर एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन हो सकती है पेशेंट में देन हमेशा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है अबाउट वल्सल्वा मैनोवर जब भी आईवी ट्यूबिंग या कैपिंग को हम चेंज करेंगे राइट साइन एंड सिम्पटम्स क्या देखने को मिलेगा अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा चेस्ट पेन हो सकता है डिसएप्निया हो सकता है हाइपरटेंशन हो सकता है और वीक पल्स देखने को मिल सकती है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है ठीक है इन केस अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो हमें क्या करना है जो भी आईवी जो कैथेटर है उसको उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें उसे क्लैम्प करना है देन क्लाइंट को हमें जो साइडलाइन पोजीशन है उसमें देना है पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देंगे और पेशेंट का हेड नीचे कर देंगे लेग ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि जो एयर ट्रैप्ड हुई है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में
जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहां तक वो पहुंच जाए, राइट। और ये सेकंड प्रायोरिटी होती है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, जो भी ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है पेशेंट को वो फिलफिल हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी कि क्लैम्प करेंगे। देन सेकंड प्रायोरिटी हमारी पोजिशनिंग होगा पेशेंट का, जिसमें हेड नीचे की तरफ होगा, पैर ऊपर की तरफ होगा। एंड थर्ड वन इज हम ऑक्सीजन को, पेशेंट को ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे, राइट ना। और क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज, राइट। तो डेक्सट्रोज क्या करेगा, जो ब्लड शुगर लेवल है, जो सीरम ब्लड शुगर लेवल है उसको वो बढ़ा देगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। तो उसमें हमें क्या करते रहना है, पेशेंट का 4 to 6 आवर्ली हमें आरबीएस मॉनिटरिंग करते रहना है, ठीक है। देन हाइपरवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया क्यों हो सकता है कि अगर बहुत रैपिड हमने इन्फ्यूजन दे दिया, बहुत फास्ट इन्फ्यूजन दे दिया है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पे हाइपरवोलीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, पीपी रेज्ड यहाँ देखने को मिलेगी। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी टीपीएन सोल्यूशन होता है उसे हम इन्फ्यूजन पंप से देते हैं या सिरिंज पंप से हम देते हैं, ठीक है। देन हाइपोग्लाइसीमिया, अभी हमने पढ़ा कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया कैसे कॉम्प्लिकेशन हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा, जैसे भी पेशेंट, जैसे मान लीजिए हमें, पेशेंट हमारा है वो टीपेन सॉल्यूशन पे है। अब उसका प्लान हो रहा है, टीपेन 3-4 दिन से चल रहा है या जितने भी दिन से चल रहा है, इसमें नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। जब भी टीपेन चल रहा है पेशेंट का, अब हमने क्या करना है, प्लान किया है हमने कि पेशेंट को टीपेन से शिफ्ट करना है ओरल फीड पे। तो अब हम क्या करेंगे, टीपेन को ऐसा नहीं होगा कि सडन स्टॉप करेंगे। सडन स्टॉप करने से पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्यों हो सकता है, जब भी पेशेंट को टीपेन स्टार्ट होता है तो शुगर लेवल स्पाइक, शुगर जो स्पाइक होता है, ये शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। ताकि वो कंपनसेट करता है कि इधर शुगर बढ़ रहा है, इधर से वो इंसुलिन से वो शुगर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने, अब इंसुलिन तो उस लेवल का शुगर बना रहा है जिस लेवल से ये टीपीएन जा रहा है, अब हमने टीपीएन सडनली बंद कर दिया, लेकिन इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन तो उसी उसी हिसाब से बन रहा है। तो सडनली क्योंकि बंद कर देंगे हम टीपीएन को, तो यस, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को जब भी हमने प्लान किया है कि पेशेंट को जो हमें शिफ्ट करना है या टीपीएन डिस्कनेक्ट करना है या टीपीएन नहीं चलना है, तो हम ग्रेजुअली धीरे-धीरे जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है उसको स्लो करते हैं। धीरे-धीरे हम जो टीपीएन हम 20 ml पर आवर की स्पीड से चला रहे थे, धीरे-धीरे हम उसको स्लो डाउन करेंगे। और स्लो डाउन करते-करते हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो टीपीएन सॉल्यूशन है उसको स्लो टेपर करेंगे। और टेपर करते-करते टीपीएन को हम बंद करेंगे और पेशेंट को आफ्टर जो टिपिन डिस्कनेक्ट करेंगे, हम 10% डेक्सट्रोज पे शिफ्ट कर देंगे पेशेंट को, ठीक है। धीरे धीरे डेक्सट्रोज के बाद हम डीएनएच पे शिफ्ट करेंगे और पेशेंट का इस तरीके से हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज करेंगे, ठीक है। सडन स्टॉपेज की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जबकि ग्रेजुअली स्टॉपेज की वजह से क्या होगा, इंसुलिन जो पैनक्रियास है उस अकॉर्डिंग इंसुलिन को क्या करेगा, अभी जब ज़्यादा जा रहा था टीपीएन तो उस अकॉर्डिंग इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था। अब टीपीएन कम जाएगा तो उस अकॉर्डिंग सिक्रीट होगा। यहाँ से जैसे जितना शुगर होगा उस अकॉर्डिंग जो हमारा पैनक्रियाज होगा सेंसिटाइज होगा और उस अकॉर्डिंग इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा। तो उसी तरीके से ग्रेजुअली जब हम धीरे-धीरे इंसुलिन सॉरी जो हमारा टीपीएन है, फिर टीपीएन से हम जो डेक्सट्रोज है, देन डीएनएस है, उस पे जब शिफ्ट करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग जो इंसुलिन है, जो जिसका सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा था, वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली वो भी कम होगा और हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन पेशेंट में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। थर्ड जो है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलता है, विच इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों देखने को मिलता है, अगर पुअर स्टेराइल टेक्निक हमने यूज कर ली है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में हमेशा हमें क्या करना है, डॉक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें डॉक्टर को नोटिफाई करना है, ठीक है। अगर ऐसा इन्फेक्शन जैसा लग रहा है पेशेंट में कि पेशेंट को इन्फेक्शन है, चिल्स है, फीवर है, हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के कुछ देर बाद तक, अब जो है 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6-7 घंटे बाद पेशेंट को, क्योंकि टीपीएन क्या मैंने बताया 24 घंटे के लिए कनेक्ट होता है, 24 घंटे में हमें देना होता है टोटल टीपीएन। तो बहुत फास्ट भी नहीं दे सकते, बहुत स्लो भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ रेट से हमें देना होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर टीपीएन ड्यूरेशन देते देते वक्त अगर इन्फेक्शन जैसी कंडीशन या फिर पेशेंट को फीवर, चिल्स या एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी उसके रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है,
सीबीसी में देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में इमीडिएटली हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी कैथेटर है उसको रिमूव किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो चुका है और वहाँ से हम क्या करेंगे, कैथेटर की टिप को हम क्या करेंगे, कैथेटर की टिप को हम सेंड करेंगे लैब में ताकि कल्चर वगैरह कर सके, ठीक है? और हम जो भी हमारा रिमेनिंग टीपीएन है उसमें टीपीएन और आईवी ट्यूबिंग को हम दूसरे कैनुला से उसको एक्सेस करेंगे, राइट? या दूसरे साइड से एक्सेस करेंगे जब तक हमारी कोई परमानेंट लाइन नहीं मिल जाती है, ठीक है? और लेबोरेटरी में जाके चेक करके वहां से ब्लड जो हमारा ब्लड कल्चर है उसको हम सेंड करेंगे, पेशेंट का भी ब्लड कल्चर सेंड करेंगे ताकि इन्फेक्शन, कैसा इन्फेक्शन है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है? देन निमोथोरेक्स मैंने ऑलरेडी बताया था कि निमोथोरेक्स मोस्ट कॉमन होता है कब, जब राइट सब क्लेविकल जो वेन होती है उसमें हम सेंट्रल लाइन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ठीक है? तो एक्सीडेंटल पंक्चर हो सकता है प्लूरल स्पेस में, तो उस वजह से हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो एक्सरे होता है। अगर हम जो भी सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं या पिक लाइन डाल रहे हैं तो हमेशा यूएसजी गाइडेड होता है, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट हमेशा एक्सरे होता है कि ट्यूब जो है वो कहाँ पे है, या जो कैथेटर है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है? तो जब भी हम प्लेस करेंगे तो यूएसजी गाइडेड प्लेस करेंगे, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट लगने के बाद जो हम कंफर्म करेंगे वो हमेशा किससे चेक करेंगे, हम एक्सरे से चेक करेंगे, राइट? ना कॉमन क्या आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग केयर क्या क्या हो सकता है ड्यूरिंग टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डॉक्टर ऑर्डर होगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही एडमिनिस्ट्रेशन करना है, फास्ट और स्लो नहीं करना है। देन हैंड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? क्योंकि हम अभी हमने डिस्कस किया कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन्फेक्शन है, इसलिए हैंड हाइजीन, ग्लविंग और हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वाइटल साइन हमें मोर फ्रिक्वेंटली लेते रहना है, पेशेंट का टेम्परेचर लेते रहना है, देने से पहले हमें एक बार पेशेंट का टेम्परेचर हमेशा, टेम्परेचर जो रेंजेस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि टीपीएन देने के बाद अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं टेम्परेचर में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने से कितने टेम्परेचर के बीच में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है? जो भी साइट ऑफ जो हमारा आइडेंटिफाई करना है, साइन ऑफ इन्फेक्शन अगर कुछ दिख रहा है जैसे फीवर आ रहा है, चिल्स हो रहा है पेशेंट में, तो ये सारी चीजें, या टेम्परेचर रेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। जो एसेप्टिक टेक्निक है स्ट्रिक्टली हमें, जब भी हमें सेंट्रल वेनस कैथेटर की केयर करनी है तो एसेप्टिक टेक्निक से ही केयर करनी है, या पिक लाइन लगी है तो एसेप्टिक टेक्निक से ही केयर करनी है। ये मैटर नहीं करता कि उसमें सेंट्रल लाइन से हमें टीपेन चल रहा है कि क्या चल रहा है, कोई मेडिसिन भी चल रहा है, तो उसे भी हमें एसेप्टिक टेक्निक से ही स्ट्रिक्टली केयर करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेंट्रल लाइन के केस में ही इसको एसेप्टिक टेक्निक करेंगे। एवरी प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर होगा उसमें हमें एसेप्टिक टेक्निक ही यूज करनी है, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है? देन IV medication एंड ब्लड कंपोनेंट नॉट बी गिवन थ्रू द टीपीएन लाइन, कभी भी हम टीपीएन लाइन से कोई भी दवा, कुछ भी हमें सेम लाइन से नहीं देनी होती है, ठीक है? 3 पोर्ट होता है, हमें टीपीएन वाली पोर्ट से हमें नहीं देना होता है, राइट? इलेक्ट्रोलाइट जो लेवल है, रीनल फंक्शन है और लिवर फंक्शन है, ये सारी चीजें हमें देखते रहना है पेशेंट का, ठीक है? हमें जो टीपीएन है, मैं पूरे सेशन में ये बता रही हूँ कि 24 घंटे तक हमारा टीपीएन चलता है। इन केस किसी कॉज की वजह से टीपीएन 24 आवर तक नहीं चल पा रहा है या फिर उससे डिले हो रहा है, या समटाइम्स ऐसा हुआ कि किसी भी कॉज की वजह से हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ा बीच में टीपीएन, जिसकी वजह से हमने टीपीएन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया और वापस से कनेक्ट किया, तो हो सकता है जो हमने टाइम ड्यूरेशन सेट किया है उसके बियॉन्ड वो चला गया है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया है और टीपीएन बैग में अभी भी टीपीएन बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा जो रिमेनिंग टीपीएन है उसे डिस्कार्ड करना है, ठीक है? टीपीएन और जो टीपीएन बैग प्लस जो आईवी ट्यूबिंग है उसको हमेशा डिस्कार्ड करना है, रिमेनिंग टीपीएन नहीं यूज करना है। 20 आफ्टर 24 आवर्स वी हैव टू डिस्कार्ड टीपीएन बैग एंड आईवी ट्यूबिंग, बोथ वी हैव टू डिस्कार्ड, ओके? उसको यूज नहीं करना है कि थोड़ा सा बचा हुआ है हम ट्रांसफर कर दें, नो। इसमें हाईली इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, पेशेंट में बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस हो सकते हैं टीपीएन बैग में, इस वजह से हमें किसी भी कंडीशन में 24 घंटे बाद टीपीएन को कनेक्ट नहीं करना है। ऑलवेज वी हैव टू डिस्कनेक्ट द टीपीएन बैग इफ रिमेनिंग टीपीएन इज लेफ्ट ओवर आफ्टर 24 आवर्स, वी हैव टू डिस्कार्ड दैट बैग, राइट? अगर टीपीएन सॉल्यूशन क्लाउडी, डार्केट या फिर उसमें कुछ लम्स वगैरह दिख रहे हैं तो हमें उस टीपीएन बैग को एडमिनिस्टर नहीं करना है। अगर नीड लग रही है टीपीएन बैग को स्टॉप करने के लिए, जैसे मैंने बताया, तो ग्रेजुअली बंद करना है, ठीक है? पेशेंट मोस्ट पेशेंट आर एनपीओ, सो प्रॉपर ओरल केयर देना है जब भी टीपीएन चलता है। ज्यादातर टीपीएन चल रहा है यानी माउथ से कुछ ले नहीं रहे, एंट्रो रूट से कुछ ले नहीं रहे, इसलिए ओरल केयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर टीपीएन जो न्यू टीपीएन बैग है और न्यू टीपीएन आईवी से, सॉरी, जो ट्यूबिंग है और आईवी जो बैग है वो न्यू एवरी 24 आवर बाद हमें चेंज करना है, नया ही यूज करना है।
और अगर वो जो सॉल्यूशन है उसमें अगर थिक दिख रहा है, डेंस दिख रहा है या फिर उसमें फैट के लम्प्स दिख रहे हैं तो हमें यूज़ नहीं करना है, उसको स्टॉप कर देना है। और एब्नॉर्मल किसी तरीके से दिख रहा है टीपीएन बैग में, स्टॉप करके इमीडिएटली हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, राइट? तो ये हो गया हमारे टीपीएन के बारे में, जिससे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीपीएन का जो टाइम होता है कि कब तक देना होता है, और 24 आवर तक देना होता है। 24 आवर बाद अगर कुछ बचा होता है लेफ्ट ओवर तो हमें नहीं देना होता है, डिस्कार्ड करना होता है। देन इन्फेक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है कि अगर पेशेंट को ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं इन्फेक्शन के तो हमें क्या करना है, और कैथेटर के साथ क्या करना है, ठीक है? ब्लड कल्चर के बारे में आप पूछ सकते हैं। देन आप के बारे में यस कौन-सी मोस्ट कॉमन लाइन्स होती है सेंट्रल लाइन में, वो सारी चीज़ें के बारे में आप पूछ सकते हैं, राइट? तो ये हो गया ऑल ओवर हमारा सेंट्रल लाइन के बारे में, सॉरी टीपीएन के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।